उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी नई प्रदेश कार्य समिति का किया ऐलान। नए पदाधिकारी घर घर तक पहुंचाएंगे पार्टी की नीतियों। क्रिकेटर ऋषभ पंत के जमीन विवाद पर विधायक उमेश कुमार का बयान। बोले, आधी रात सीएम धामी को ट्वीट करना उचित नहीं। ऋषभ पंत का रुड़की में क्रिकेट अकादमी बनाने का है प्लान। देहरादून में किसानों ने किया जेल भरो आंदोलन। भारत अमेरिका ट्रेड डील का किया विरोध। केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। हरिद्वार में कुंभ को लेकर आई वीडियो वायरल। संत समाज ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अखाड़ों और सनातन धर्म की छवि खराब करने का लगाया आरोप। रुड़की में बाइकों की आमने सामने भिड़ंत। सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ करेंगे, जहां देहरादून में फ्लैश फ्लड का ऑरेंज अलर्ट जारी। बता दें कि विकासनगर समेत कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। सेलाकोई, कोटी, राजपुर में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। तो प्रशासन ने अगले 3 से 4 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। जल भराव और बढ़ते जल स्तर को लेकर सतर्क किया गया है। संभावित आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट होंगे बंद। 10 अक्टूबर से बंद होंगे। बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट अब तक 2,38,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो 23 मई को खुले थे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने जानकारी दी। वहीं देहरादून में देर रात से बारिश जारी है। बता दें कि लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान होने लगे हैं। चंद्रमणि देवभूमि एन्क्लेव में घरों में पानी घुस चुका है। जंगल की तरफ से बारिश का पानी लगातार आ रहा है। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए प्रशासन मुस्तैद है। लोगों का घर और गृहस्थी के सामान का खतरा बना हुआ है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि नई कार्य समिति में 121 सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी सदस्य शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की गई हैं। नए पदाधिकारी बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आगामी चुनाव में हर कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होगी। कार्य समिति की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। उम्मीद है कि संगठन की मजबूती का फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आने वाले समय में 2027 में होंगे, तो उस चुनाव की दृष्टिकोण से अपने प्रवास के माध्यम से, पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से, जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी की विजय में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। वहीं नैनीताल में हर घर जल योजना की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली।
कल पंचायत के चोपड़ा, सिरसा और नैनीपुल समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेम आर्य ने दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना के तहत बनाए गए टैंकों का काम अधूरा है। इतना ही नहीं, लाखों लीटर क्षमता वाले नए टैंकों में दरारें आने की भी शिकायत सामने आई है। पानी के सप्लाई की मशीन नहीं लगने के कारण ग्रामीण आज भी कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोकर लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर हेम आर्य ने जल संस्थान के अधिकारियों से फोन पर बात की और जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बजट की कमी को काम में देरी की वजह बताया। वहीं हेम आर्य ने मुख्यमंत्री से इस मामले में बातचीत कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। लोग अपने सर में ढोके लाते हैं, यहाँ से 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर करके, तो बहुत परेशानी। जल मिशन में इनके टैंक बने हैं 3, और उसमें मैं 1 लाख की एक टैंक बनी है, 1 लाख की एक बनी है और 30,000 की है। उसमें क्रैक हो गया और मोटर यहाँ पे है नहीं। मेरी अभी एक्शन साहब से बात हुई है और मैंने एक्शन साहब को लाइन पे लेके बात की कि यहाँ पे आप जो एक विजिट करें और यहाँ पे एक विजिट करें और यहाँ पे देखें क्या परेशानी है। वहीं कुंभ पर्व से पहले सोशल मीडिया पर वायरल कथित भ्रामक और एआई से बनाए गए फर्जी वीडियो को लेकर संत समाज में आक्रोश है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के मां मनसा देवी का चरण पादुका स्थल पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने ऐसे वीडियो की तकनीकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि एआई तकनीक का दुरुपयोग कर संतों, अखाड़ों और सनातन धर्म की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होना किसी वीडियो के सच होने की गारंटी नहीं है। वहीं महामंडलेश्वर बनाने के लिए पैसे लेने के आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि धार्मिक आयोजनों के खर्च को गलत तरीके से उपाधि बेचने के रूप में पेश किया जा रहा है। जितने भी हमारे बड़े बड़े संत हैं उनको कैसे टारगेट किया जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया है, आजकल जो है आपने देखा होगा, आज आप किसी का भी वीडियो बना सकते हैं, किसी की भी आवाज आप लगा सकते हैं। ये जो वीडियो आपने देखा है, जो हमारे बड़े बड़े संतों के वीडियो है, ये AI जनरेटेड है। इसलिए कृपया इनके चक्कर में न आए, इन पे विश्वास ना करें। इनका प्रयास है सनातन को कैसे बदनाम किया जाए। वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत की जमीन खरीदने को लेकर किए गए ट्वीट पर उत्तराखंड में चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग कर पंत ने जमीन खरीदने में आ रही परेशानी बताई थी। अब खानपुर विधायक और पंत के पारिवारिक मित्र उमेश कुमार ने कहा कि समस्या अपनी जगह है, लेकिन इसे रखने का तरीका उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पंत सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे। उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री के जवाब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंत उत्तराखंड में फार्म हाउस और क्रिकेट अकादमी शुरू करना चाहते हैं। पहली बात तो जमीन मांगने का तरीका गलत है। अगर आपको कोई बात है ऐसी तो आप मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। और ऋषभ तो वैसे भी मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे भी बता सकते थे कोई ऐसी बात थी तो। अब मुझे समझ में नहीं आया कि आधी रात में ट्वीट क्यों किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत ही शालीनता से और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि भाई उनका स्वागत है, वो आए, उत्तराखंड उनका, वो जहाँ एकेडमी बनाना चाहते हैं सरकार उनका सहयोग करे। वहीं देहरादून में अमेरिका के साथ हुए समझौते के विरोध में किसानों ने गांधी पार्क में अहिंसक जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और समझौते को किसान हितों के विरुद्ध बताया। किसानों का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अमेरिका के साथ किया गया समझौता कृषि क्षेत्र और किसानों की आजीविका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। किसानों ने कहा कि समझौते के कारण कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। आंदोलनकारियों ने सरकार से अमेरिका के साथ किए गए समझौते को तत्काल रद्द करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार को किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। गांधी पार्क में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। आज संयुक्त ट्रेड यूनियन C2 एटक इंटक और किसान सभा किसान मोर्चा के लोग आज पूरे देश के अंदर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं।
मोदी सरकार की जन विरोधी नीति, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों किसानों के और मजदूरों के खिलाफ नीतियां बनाई हैं, 4 श्रम संहिता बनाई है, हमारे सारे श्रम कानूनों को खत्म करके उसको लेकर के आज पूरे देश के अंदर हम लोग जो है जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया है। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार ने अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक विश्वविद्यालय में तिरंगा रैली, बाइक रैली, क्विज, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, खेलकूद और देशभक्ति संगीत सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 12 अगस्त को चौरास और 15 अगस्त को बिरला परिसर में सुबह 7:30 बजे तिरंगा रैली निकाली जाएगी। वहीं 13 अगस्त को क्विज, खेलकूद प्रतियोगिता और तिरंगा बाइक रैली होगी। जबकि 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को रंगोली, पोस्टर मेकिंग और देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ये हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारतवर्ष में आज 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय में आज इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार जी द्वारा किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बीच भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डाक कांवड़ के चलते हजारों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से मध्य हरिद्वार के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से कांवड़ यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी के लिए नगर निगम की ओर से लगाए गए पंपिंग सेट भी लगातार बारिश के सामने बेअसर नजर आए। जल भराव की स्थिति ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम और प्रशासन की तैयारियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून में लगातार आप देख रहे हैं कि शाम से लगातार बरसात जारी है। देहरादून में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है, जैसे हाथीपुर अगला में लगभग 116 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ की बात करें, वहाँ लगभग 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। इसी प्रकार से विकासनगर में 68 मिलीमीटर, मोहकमपुर देहरादून में 55 मिलीमीटर, धारचूला में पिथौरागढ़ में 57 मिलीमीटर, बेरीनाग में 57 और डीडी हाट में 90 मिलीमीटर, देवलथल में 65 मिलीमीटर, कई जगह काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। वहीं उत्तराखंड में मानसूनी बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देहरादून के हाथी बड़कला में 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रायसी और थल में नदियां खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। हालांकि 4 धाम यात्रा और राष्ट्रीय राजमार्ग खुले हुए हैं। अब तक 1700 से ज्यादा बंद सड़कों को खोला जा चुका है। प्रशासन ने सैटेलाइट इमेजरी से पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के संवेदनशील इलाके चिन्हित किए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद सुमन ने लोगों को बारिश के समय ट्रेवल नहीं करने की भी सलाह दी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिले। इस संकल्प के साथ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने ओलंपिक 2036 संकल्प कांवड़ यात्रा शुरू की है। हरिद्वार की हर की पैड़ी से सुबह 7 बजे यात्रा का शुभारंभ हुआ।
पूजा अर्चना के बाद रेखा आर्या ने गंगा जल उठाकर भारत में ओलंपिक के सफल आयोजन का संकल्प लिया। यात्रा में सैकड़ों महिला खिलाड़ी, एथलीट और स्थानीय लोग शामिल हुए। हर हर महादेव और भारत माता की जय के उद्घोष के बीच यात्रा रायवाला पहुंची। शाम को ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर भारत की ओलंपिक मेजबानी की सफलता की कामना की जाएगी। वहीं कांवड़ यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह भंडारे और सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। रुड़की के देवबंद रोड पर सर्व समाज की ओर से लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर का खानपुर विधायक उमेश कुमार ने शुभारंभ किया। उन्होंने भंडारा आयोजकों का आभार जताते हुए कहा कि कांवड़ियों की सेवा पुण्य का काम है। कार्यक्रम में हरियाणा के गायक मासूम शर्मा और जन निर्माण पार्टी में शामिल हुए लोकेश कटारिया भी पहुंचे। दोनों ने आगामी चुनाव में उमेश कुमार के समर्थन की बात कही। मुझसे आग्रह था कि आप एक दिन जरूर आए, तो आज बड़ी मुश्किल से समय निकालकर, क्योंकि भीड़ सारे हाईवे जाम है, लेकिन भाई से जब वादा कर दिया था तो आज मैं और छोटे भाई मासूम शर्मा जी, क्योंकि मासूम भाई ने भी यहाँ पीरपुरा में मेन रोड के ऊपर पहले अपने प्रथम भंडारे का आयोजन किया हुआ है, तो हम दोनों भाई यहाँ पहुंचे और बहुत भव्य और दिव्य व्यवस्था है। और जो कांवड़िए जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं, मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं हाल ही में जन निर्माण पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी में एक तो स्वच्छता है, दूसरा जो यहाँ पर क्षेत्र की जो डिमांड है उसके अनुसार जो हमारे उमेश भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे, वो बहुत ही कार्यशील है। इस वजह से हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने, हमारी पूरी कमेटी ने एक साथ में पार्टी को ज्वाइन किया है। रक्षा के लिए और सुचारू रूप से चलते रहने चाहिए। बड़े भाई हैं, हर कदम कदम पर साथ खड़े। वहीं हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्ति का माहौल दिखाई दिया। दक्ष प्रजापति मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों ने गंगा जल, दूध, दही और बेलपत्र से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजते रहे। कांवड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़ने से प्रमुख मार्गों पर भीड़ रही। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए। मैं दिल्ली से यहाँ आया हुआ हूँ, सुबह चले थे बाइक से और यहाँ आए। देखो मंदिर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिविटी होती है। और जैसे सावन का सोमवार भी है, दूसरा सोमवार है, और देखो हमारा सौभाग्य देखो कि भोलेनाथ ने क्या कृपा करी है कि हम दक्ष मंदिर के अंदर आए हैं। लोग तरसते हैं इस मंदिर में आने के लिए, ऐसे सोमवार पे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और देखो हमारे परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा हुई है। मैं एक हैवी ड्यूटी बंदा हूँ। 15 घंटे की राइड बाइक पे मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, और यहाँ आने के बाद जब मैंने गंगा जी में स्नान किया, देखो गंगा मैया का तो स्वरूप ही अलग है। गंगा मैया तो ऐसी है कि बस एक बार इनमें जो स्नान करेगा ना, उसके बाद वो कोई भी हो, A to Z, कोई जाति प्रजाति हो, सब शुद्ध है। बाकी दक्ष मंदिर के आज हमने दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा जल चढ़ा के अपनी मनो। वहीं रुड़की मंगलौर बाईपास हाईवे पर डाक कांवड़ के दौरान 2 सड़क हादसों में 2 शिव भक्तों की मौत हो गई। पहला हादसा ढंडेरी ख्वाजागीपुर के पास हुआ, जहां 2 कांवड़ियों की बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं रिमझिम ढाबे के पास कार और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार घायल हो गया। उसे काड्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। वहीं कोटद्वार के स्नेह क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि कोटेढांग इलाके में गुलदार ने एक गाय के बच्चे पर हमला कर दिया, उसे हमला कर घायल कर दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय राजकीय इंटर कॉलेज कोटेढांग में प्रार्थना चल रही थी, स्कूल के पीछे। बता दें कि सिंचाई विभाग की नहर में फंसे बछड़े को गुलदार ने अपना निशाना बनाया। घटना के बाद स्कूल और आसपास के गांव में दहशत फैल गई। अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और स्कूल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और उस वन क्षेत्र में जो है यहाँ पर आए दिन जो है गुलदारों की आने की संभावना रहती है।
और बच्चों को जो है और ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर जो है 3 गुलदार और 1 भालू वो जो है देखे गए हैं और गुलदारों की जो है फोटो ली गई थी ग्रामीणों द्वारा। और आज भी जो है यहाँ पर हमारे विद्यालय परिसर के बगल में वहां पर जो है नहर है और नहर में जो है एक गाय पर गुलदार ने जो है हमला किया था और वो गाय जो है घायल हो गई है। और जो सड़क के किनारे और स्कूल के मेन है बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। बच्चे हमारा कल का भविष्य है, स्कूल पढ़ने आते हैं और स्कूल के जस्ट सामने नहर है, नहर की दोनों तरफ भी झाड़ी है। अभी 1 महीना पहले झाड़ी काटी थी सिंचाई विभाग ने, फिर बड़ी हो गई है, वो भी काटे, सिंचाई विभाग भी काटे। नहर के ऊपर एक गंगा वाटिका है। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग से, हम चाहते हैं सरकार से, ये चाहते हैं कि जितने भी स्कूल के ऊपर नहर के ऊपर झाड़ियां हैं ये झाड़ी का कटान हो। वहीं देहरादून के दून अस्पताल में कर्मचारी विजय की मौत का मामला अब वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में है। अस्पताल की डीन डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि बिना जांच वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच कमेटी गठित की जा रही है। कमेटी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट देगी। परिजनों ने भी वीडियो बनाने और वायरल करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। आज की जो घटना बहुत दुखद है और ये, लेकिन जो वो कर्मचारी थे हम जानते नहीं कि कौन था ना, और किसने ये वीडियो वायरल करी और बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे उसने वायरल कर दी, तो ये बहुत गलत कदम उठाया उसने। और लेकिन जो हमारे बंदे ने करा है वो भी मतलब ऐसे उसको भी नहीं करना चाहिए था। तो बहुत ही खराब, आज बहुत ही दुखद घटना आज ये हुई। वहीं लोहाघाट के पाटी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गागर में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को कुर्सी की डोली से मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ा। मवेशियों को खेत में चारा खिलाने जा रहे कैलाश भट्ट पर बैल ने हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल कैलाश भट्ट की हालत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उसे कुर्सी की डोली से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्ते के बीच करीब 4 घंटे चलने के बाद घायल को निजी वाहन से इलाज के लिए हल्द्वानी भेजा गया। वहीं ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के समय सड़क का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद अभी तक सड़क नहीं बन पाई। ग्रामीणों ने बता दें कि ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।